नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज की सबसे बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात में नए सीएम के नाम पर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बैठक में आखिरकार भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को नया नेता चुन लिया गया। निवर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा और इस पर सर्वसम्मति से सभी विधायकों ने मोहर लगा दी। माना जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल जल्द ही राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अभी तक हालांकि शपथ ग्रहण को लेकर के कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बड़ी खबर यही, अगला चेहरा जो नेतृत्व सौंपा गया है वो भूपेंद्र भाई पटेल के कंधों पर डाला गया है। बड़ी जिम्मेदारी और सबसे आश्चर्यजनक बात यह कि महज एक बार के विधायक हैं भूपेंद्र पटेल। देखिए, जब उनका नाम डिक्लेयर हो उसके बाद भी देखिए कैसे पीछे बैठे हुए वो विक्ट्री साइन शो कर रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन ये वो चेहरा है जिनको संगठन में काम करने का अनुभव तो जरूर है, लेकिन सरकार में नहीं, क्योंकि मात्र एक बार के विधायक बहुत लो प्रोफाइल रहे हैं। हालांकि अब उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आलाकमान की तरफ से डाली गई है। विधायकों ने विधायक दल का नेता चुना और उसके बाद यह नाम डिक्लेयर किया गया सबके सामने। तो अब गुजरात में पटेल सरकार। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। तो देखिए विजय रूपाणी, उन्होंने क्या कहा हमने आपको सुनवाया। अब उनकी जगह पर कौन चेहरा होगा स्पष्ट हो चुका है। भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल नया चेहरा गुजरात का नेतृत्व जो करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं इस पूरे मसले को समझने के लिए। आखिर इस नाम के पीछे जो चुनाव हुआ इसके पीछे बड़ी वजह क्या। हमारे साथ देवेंद्र पटेल जी खुद इस वक्त मौजूद हैं, गुजरात से सीनियर जर्नलिस्ट। सब बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा राजेश बादल जी सीनियर जर्नलिस्ट एक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर आपका भी स्वागत है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी भी लगातार आज दिन भर, जिनके जरिए और सबसे पहले 10 मिनट पहले लगभग जो खबर कंफर्म कर दी थी हमारे सहयोगी कुमार गौरव ने, जब ऐलान बाकी था कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ऐलान से पहले ही कुमार गौरव ने न्यूज़ 24 पर आपको बता दिया था कि आखिर गुजरात को अगला चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में कौन मिलने जा रहा है। देखिए, ये तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वो मंच पर उनको आमंत्रित किया गया। मंच पर आए, सबसे पहले उनका अभिवादन सभी ने किया और कैसे पैर छूकर प्रणाम करने की कोशिश भी उन्होंने की। विजय रूपाणी जिन्होंने अनुमोदन किया था उनके नाम का, और ये चेहरा और बहुत लो प्रोफाइल, बहुत ज्यादा इनके बारे में लोग जानते भी नहीं है। हालांकि आपको ये जरूर बता दें कि शायद ये नाम चुनने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है वो एक कारण ये है कि पाटीदारों की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश इस नाम के जरिए की गई और उसमें बीजेपी ये मान रही है कि प्रभावी साबित होगा ये फैसला। तो सबसे पहले तो मैं गांधीनगर का रुख कर लेती हूं, जहां से मेरे सहयोगी भूपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए, अब क्या पहली प्रतिक्रिया भूपेंद्र रजनीकांत पटेल की सामने आई है? उनकी तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? दूसरा, शपथ ग्रहण को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, अभी उन्होंने उनके नाम की घोषणा हुई है। तमाम लोगों ने उनको मुबारकबाद दी है। जितने भी मंत्री थे, पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने उनको मुबारकबाद दी है। खास करके पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनको मुबारकबाद दी। नितिन पटेल ने एकदम मुस्कुराते हुए उनको मुबारकबाद दी। ऐसा जो यहाँ पर और लोग निकले थे उनसे भी हमारी कुछ बातचीत हुई। एक्सेप्टेबल चेहरा है, किसी को ऐसी कोई आपत्ति हो ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल इस तरफ। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में खुद भूपेंद्र भाई पटेल जो है वो प्रेस से मुखातिब होंगे, तब उनको सुनना होगा कि वो आखिरकार क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। हालांकि जरूर बहुत ही चौंकाने वाला नाम है, किसी ने इस नाम की उम्मीद नहीं की थी। कल इस्तीफा होने से लेकर अब तक, नाम के ऐलान तक किसी ने इस नाम का जिक्र नहीं किया। तमाम जो नाम रेस में चल रहे थे उससे बिल्कुल हटकर नाम है, लेकिन इतना जरूर है कि घाटलोड़िया से विधायक है, पाटीदार नेता है, आनंदीबेन पटेल के एकदम
बहुत खासम खास माने जाते हैं। औड़ा का कामकाज संभाल चुके हैं, अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो विकास के ढांचे से तो ये कहीं ना कहीं परिचित जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि संगठन और सरकार पर कितनी ज्यादा मजबूत पकड़ रहती है वो अब देखना होगा। कुछ ही देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे, तब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आएगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर वो किस तरह से, किन चुनौतियों को लेकर वो सामने आते हैं, क्या क्या बातें रखते हैं, ये सुनना होगा। जी भूपेंद्र, एक और चीज, अंदर खाने तो आप लोगों को खबर पता चली जाती है, जरा ये बताइए, ये नाम एक बार, मात्र एक बार के विधायक, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ? और बताया ये जा रहा है कि विधायकों ने चुना, अनुमोदन किया विजय रूपाणी ने, और सभी ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगा दी। ये बेहद आश्चर्यजनक है। देखिए, ये बात सभी जानते हैं कि यहाँ पर एक औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। विधायक दल की बैठक, कोर कमेटी की बैठक, नाम का ऐलान, ये तमाम औपचारिकताएं हैं जिसका निर्वाह यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पर किया जाता है। नाम कहाँ से आते हैं वो सबको पता है कि किस तरह से नामों का ऐलान होता है। और आश्चर्य न होने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई ऐसा नाम सामने आया है जिसकी कहीं चर्चा ही ना हो। इसके पहले जब मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम आया था तब भी कोई ऐसी चर्चा नहीं थी कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसी तरह से, हालांकि इस बार इतना जरूर था कि कोई पाटीदार ही मुख्यमंत्री बनेगा और पाटीदार ही मुख्यमंत्री बना। ये लाइन तो पक्की थी कि पाटीदार को ही मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे ये किसी की नजर में नहीं था। ये चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये इस तरह के सरप्राइजेस बीजेपी हमेशा देती रही है, तो लोगों को उम्मीद थी कि कोई ऐसा नाम आएगा। कार्य प्रणाली ही बीजेपी आलाकमान की ऐसी है कि चौंका देते हैं। तो गुजरात के नए सरदार, अब बड़ा सवाल ये कि आखिर कितने असरदार, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ है दो खास जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, दो चेहरे बने हुए हैं, देवेंद्र पटेल जी और राजेश बादल जी। पहले देवेंद्र साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, पाटीदारों की नाराजगी दूर हुई क्या इस नाम के डिक्लेयर होने के साथ ही? हाँ बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ये जातिगत समीकरणों को ख्याल में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। करीब 3-4 साल से या 5 साल से गुजरात में पाटीदारों का एक एजिटेशन चल रहा था और पाटीदारों का एक समूह काफी नाराज भी था। आप समझिए कि गुजरात की अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ की तादाद में 1.5 करोड़ तो कड़वा पाटीदार है, जिस कम्युनिटी से भूपेंद्र भाई पटेल आते हैं। और बहुत क्योंकि पहले केशव भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, उनको भी हटाया गया, फिर आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री थे, उनको भी हटाया गया, फिर नितिन भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद के लिए शाम को 4 बजे तक उनका नाम तय था और 5 बजे विजय रूपाणी जी का नाम आ गया। तो इसी वजह से कुछ पाटीदार समाज को ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़े पाटीदार समाज, जो 1985 में माधव सिंह सोलंकी की सरकार गुजरात में थी और फिर किसानों पर, और सबसे ज्यादा किसान तो पाटीदार ही है, तो किसानों पर उस समय में जो अत्याचार हुए और किसानों के साथ और पाटीदारों के साथ जो भी सलूक किया गया था, इससे पूरा पाटीदार समाज कांग्रेस को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। और पाटीदार समाज शुरुआत से 1985 के बाद वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। लेकिन ये 3 मुख्यमंत्रियों के साथ जो भी कुछ हुआ, केशव भाई के साथ, आनंदीबेन के साथ, और फिर ये नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई के साथ, उसकी वजह से पाटीदार में कुछ नाराजगी थी। और पर्टिकुलरली पाटीदारों को जो अनामत देने की बात थी उसमें भी पाटीदारों की नाराजगी थी। अभी भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत कैलकुलेटेड और सही डिसीजन है। सर, मैं एक चीज समझना चाहती हूँ आपसे। नितिन भाई पटेल, मेरे सहयोगी कुमार गौरव भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार के शब्द वाकई क्योंकि वो मायने रखते हैं इसलिए मैं दोहराना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था सीएम इन वेटिंग, आपने भी अभी जैसे कहा कि आखिर तक उनका नाम तय था, ऐसा माना जा रहा था, और अचानक से फिर विजय रूपाणी। तो नितिन भाई पटेल क्यों नहीं? इतने अनुभवी, 6-7 बार के विधायक, और अगर मैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल से तुलनात्मक रूप से कहूं तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, फिर नितिन भाई पटेल क्यों नहीं? सर, आप ही से मेरा सवाल है, देवेंद्र सर, आप ही से मेरा सवाल है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में भी आपको एक स्पष्टता कर देना चाहता हूं कि नितिन भाई पटेल एक बहुत सक्षम और बहुत अच्छे मिनिस्टर गिने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर उनका कंट्रोल और उनका मतलब कि बहुत अच्छा नियंत्रण है।
और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट और करीब 18 साल से ज्यादा साल से वो मंत्री रहे हैं। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ इंटरनल एक समस्याएं होती है, और नितिन पटेल को जब नायब मुख्यमंत्री थे और लास्ट मिनट में, देखिए पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ सरप्राइज। तो जैसे कि विजय रूपाणी जी की एंट्री भी एक सरप्राइज थी, ऐसे उनकी एग्जिट भी एक सरप्राइज है। और उसी वक्त से मेरे ख्याल से नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह दोनों के वो नजदीक होने के बावजूद भी कुछ न कुछ आंतरिक वजह से, मैं सब कुछ यहाँ पर नहीं कह सकता, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की कुछ आंतरिक समस्या है, वो समस्या की वजह से ये या मैं तो इसी सवाल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ राजेश बादल जी को हमारे साथ जोड़ते हुए। और राजेश, समझना ये चाहती हूं आपसे कि बीजेपी तो ये ताल ठोकती है, हमारे यहां जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता और फिर उठकर ऊपर आता है और फिर उससे पद हासिल होता है, इतनी मेहनत किए हुए कार्यकर्ता को पहचान दिलाती है पार्टी। तो उस समय जब वाकई मौका आता है तो ऐसे नाम पीछे क्यों छूट जाते हैं? ये तो बड़ा झटका उन तमाम बड़े कद्दावर जो हम तमाम रेस में नाम ले रहे थे जिन लोगों के, उन सबके लिए झटका है ना कि बाप रे, एक बार के विधायक आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी, और उनको आप पूरा का पूरा जिम्मा सौंप देते हैं। तो ये क्या पार्टी को कमजोर नहीं करेगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि पार्टी को जब ऐसे एकदम नए चेहरे दिए जाते हैं उनके पास, तो ये आप अब नया जो चेहरा आया है भूपेंद्र पटेल जी का, ये पहली बार विधानसभा में आए, जीत के पुराने आदमी हैं लेकिन जीते पहली बार हैं, तो एक फ्रेश चेहरा तो है। और यकीनन किसी भी पार्टी को नए चेहरों को सामने लाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का जो मामला है वो थोड़ा सा चौंकाता इसलिए है कि देखिए, पार्टी में जैसे देवेंद्र जी अभी कह रहे थे कि नितिन पटेल बहुत ही सक्षम प्रत्याशी के रूप में सामने थे, लेकिन नितिन पटेल जी के साथ में क्या हुआ था आपको याद होगा, बीते दिनों सूरत में एक लोकल बॉडीज के जब इलेक्शन हुए थे तो 27 स्थान उसमें आम आदमी पार्टी ने जीते थे, और पटेलों की बड़ी नाराजगी, पाटीदारों की बड़ी नाराजगी सामने आई थी। वो एक तरह से पार्टी आलाकमान के लिए संदेश था कि अगर आपने अभी भी पाटीदारों की या पटेलों की उपेक्षा जारी रखी तो फिर शायद पटेल या पाटीदार कोई दूसरी पार्टी के लिए जो अगले साल इलेक्शन विधानसभा के होने हैं उसमें वो जा सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि कोई भी सरकार गुजरात में पटेलों की उपेक्षा नहीं कर सकती। करीब करीब 18% वोट पटेलों के होते हैं और वो संपन्न वोट हैं, पार्टी को बहुत मदद भी करते हैं। तो ठीक है सर, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त अमित शाह का ट्वीट सामने आ गया है। देखिए, अब जब नया चेहरा जिस पर जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके कंधों पर, उनके लिए क्या कहा है अमित शाह ने। देखिए, भूपेंद्र पटेल को गुजरात बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर उन्होंने बधाई दी है। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में प्रदेश की अनवरत विकास यात्रा को नई ऊर्जा और गति मिलेगी और गुजरात सुशासन और जन कल्याण में निरंतर अग्रणी बना रहेगा। तो आगे विकास की बात की है और अमित शाह ने बधाई भी दी है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को। राजेश, अब मैं फिर आपके पास आती हूं, लेकिन ये चेहरा सर, अब देखिए, नाम तो वजह जो भी रही हो, एक बड़ी बात ये कि क्या पक्ष में गया, आपको क्या नजर आता है? सबसे बड़ा फैक्टर इस नाम के चुनाव के पीछे कौन सा नजर आता है? दूसरा, जो अगले साल दिसंबर नवंबर में चुनाव होने हैं, उस लिहाज से कितनी मजबूती मिलेगी इस नाम के जरिए? देखिए, इसकी जो पर्दे के पीछे की कहानी आशा जी हो सकती है वो यही हो सकती है कि आपको याद होगा जब आनंदीबेन पटेल को बनाया गया था तो ये माना गया था कि वो नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी और बहुत ही अच्छी सूची में शामिल है, भरोसे की सूची में शामिल है। और जब विजय रूपाणी को बनाया गया था तब ये कहा गया था कि वो अमित शाह के ज्यादा करीबी हैं बनिस्बत नरेंद्र मोदी के। तो इस हिसाब से लगातार जो पटेल जो नाराज थे
एक तो कारण ये बहुत बड़ा कारण था कि अब चुनाव के वक्त तो आनंदीबेन के बहुत ही निकट के भूपेंद्र पटेल हैं और इस तरह और उसी कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं, पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले थे। तो इसलिए अगले चुनाव के लिए, जैसे कि आपको याद होगा, हमने बीते दिनों चर्चा भी की थी, जब पुष्कर धामी को उत्तराखंड में बनाया गया था तो वो केंद्र से, वहां पे भी नरेंद्र सिंह तोमर गए थे, यहां भी नरेंद्र सिंह तोमर आए हैं। तो सीधे नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस के लोगों को अगले चुनाव के नजर से रखा जा रहा है, ताकि लोकल बॉडी, लोकल इलेक्शन, लोकल लेवल पे कोई प्रत्याशियों के चुनाव में उस समय कोई वाद विवाद या बवाइला खड़ा नहीं हो। जी राशि, ठीक है, आप बने रहिएगा सर, आप दोनों हमारे साथ। मैं एक बार कुमार गौरव का रुख करना चाहती हूं। कुमार, सबसे पहले ऐलान होने के काफी पहले आपने ये न्यूज 24 पर बता दिया था कि भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जो हैं उनके नाम का चुनाव हो गया है, अब ऐलान बाकी है, किसी भी वक्त हो सकता है, और वो बिल्कुल सही साबित हुआ। अब ये भी बता दीजिए, अगर यहां से कोई इंफॉर्मेशन कि आगे जो मंत्रिमंडल होगा भूपेंद्र रजनीकांत पटेल का, वो किस दिशा के तहत उन चेहरों का चुनाव होगा, क्या उसमें भी हमें ऐसी कोई छाप देखने को मिल सकती है? जिस प्रकार अभी चेहरा चुना गया है पाटीदारों को मनाने के लिहाज से, क्या उसमें बड़े बदलाव संभव हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, नया सीएम है और कुछ ना कुछ इनके मंत्रिमंडल में पूरा आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जातीय समीकरण यानी कास्ट इक्वेशन को भी देखना है। कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जहां तक डिप्टी सीएम की बात है, 2 डिप्टी सीएम की बात की जा रही है। हालांकि ये अभी अपुष्ट खबरें हैं, पुष्ट नहीं है, इस पर अभी बातचीत चलेगी। अभी 5:30 के आसपास मुख्यमंत्री राजभवन जाएंगे और वहां सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उसके बाद का कार्यक्रम राज्यपाल से मुलाकात के बाद होगा। बहुत संभव है कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो। लेकिन मुख्य तौर पर जो कहानी सामने आ रही है कि आखिर बनाया क्यों गया भूपेंद्र भाई पटेल को, तो बीजेपी में एक ये थ्योरी है कि ऐसा नहीं है कि सीधा, देखिए, भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि वो विधानसभा में बिल्कुल नए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं 1999 से लेकर वो लगातार सक्रिय राजनीति में, लोकल लेवल पर राजनीति में, कभी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन तो कभी नगर पालिका में किसी न किसी पद पे वो रहे हैं और अर्बन डेवलपमेंट वगैरह संभालते रहे हैं। इसलिए राजनीतिक सूझबूझ की कमी होगी ऐसा नहीं लगता। दूसरी बात, जो मुख्य तौर पे अमूमन इस तरह बीच में जिस भी राज्य में सरकार को सीएम के चेहरे को बदलती है बीजेपी, उसमें ये देखा जाता है, चूंकि ये कहा जाता है कि राजनीति में आपको सत्ता तक पहुंचाता कौन है, पहुंचाता कार्यकर्ता है। तो इसलिए आम कार्यकर्ताओं से बीच कर बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे को लाने से बेहतर है कि आम कार्यकर्ताओं के बीच से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे कि चुनाव के समय में, चुनाव का समय अब कम है तो नीचे का कार्यकर्ता रिचार्ज होता है। ये मैसेज जाता है कि कोई भी किसी को भी किसी वक्त कुछ पद। ठीक है, आप बने रहिएगा। गौरव, मैं वापस आ रही हूं आपके पास। बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए, आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भूपेंद्र पटेल पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा और करीब 6 बजे बताया जा रहा है कि राजभवन भी पहुंचेंगे बीजेपी के तमाम नेता, वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा 6 बजे। ये इन्फॉर्मेशन है। भूपेंद्र हमारे साथ बने में मेरे सहयोगी, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, कंफर्म्ड है 6 बजे आज ही दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने के लिए, और फिर आगे की तारीख जल्द ही, कल या परसों में डिक्लेयर हो सकती है। कब होगा शपथ ग्रहण? बिल्कुल, आज ही अभी 5:30 से 6 बजे के बीच में यहाँ से निकलकर भूपेंद्र भाई पटेल जो है कुछ ही दूरी पर राजभवन स्थित है, वहां पर राज्यपाल के पास पहुंचेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद कल 48 घंटे के भीतर, ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे के भीतर उनकी शपथ समारोह हो सकता है। तो या तो कल या तो फिर परसों उनके शपथ समारोह का तिथि जो है वो भी अभी कुछ देर में ही सामने आ जाएगी। तो इतना तो अब तय हो गया है कि भूपेंद्र भाई पटेल जो है यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको बीजेपी ने आगे कर दिया है। यहाँ पर एक सवाल जो अभी आपने पूछा था कि नितिन भाई पटेल क्यों नहीं, वहां पर जो हमने यहाँ पर कुछ चर्चाएं सुनी नितिन भाई पटेल को लेकर के, आखिरकार वो इतने अनुभवी मंत्री थे, उसके बाद भी जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र भाई पटेल ने भी कहा कि ये पक्ष का आंतरिक मामला है। लेकिन मैं बता दूं कि एक नया चेहरा सर्व स्वीकार होता है, और अगर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार फेलियर मानी जाती है, ऐसा लगता है कि उनकी पकड़ नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री भला उसके लिए जिम्मेदार कैसे नहीं हो सकते हैं। ये गणित भी साफ तौर पर सुबह से ही यहाँ पर आका जाता था कि अगर मुख्यमंत्री को हटाया जाना है तो जाहिर सी बात है उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। तो ये एक बात साफ तौर पर सुबह से निकलकर सामने आई थी। लेकिन फिर ये हुआ था कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई, इस पर कुछ कयास लगने लगे कि शायद नितिन भाई को ही प्रमोट करके जो पिछली बार कसर रह गई थी उसको इस बार पूरी कर दी जाए। लेकिन अब साफ हो चुका है कि क्यों हटाया गया और क्या हुआ। हालांकि पक्ष के बहुत सारे आंतरिक मामले होते हैं। नितिन भाई बीच में पक्ष से रूठ भी गए थे, 3-4 दिन तक कैबिनेट में नहीं गए थे जब उनको फाइनेंस नहीं दिया गया था। ऐसी बहुत सारी बातें हैं
जो पक्ष के आंतरिक मामले होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भूपेंद्र भाई पटेल को लाने से एक चेहरा, जैसे कि गौरव भी बताते रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा नेता नहीं होता है, छोटा नेता जो है वो सामने मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आता है, तो किसी ईगो क्लेश भी नहीं होता है। भूपेंद्र भाई पटेल को लेकर भी हमने अभी कई सारे नेताओं से बात की, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी को भी उनके नाम से आपत्ति हो। कार्यकर्ता मजबूत खुद को समझते हैं और फिर वो सीधा सीधा असर डालता। अगले चुनाव के लिहाज से ये भी एक स्ट्रैटेजी, जरूर इस पर विचार किया गया होगा। लेकिन देवेंद्र सर, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, ये आपको नहीं लगता? क्या सिर्फ चेहरा बदल कर ही जो नाराजगी है उसको दूर करना संभव था, या मंत्रिमंडल में भी बदलाव करके ये किया जा सकता है? क्योंकि एक बैठे बैठाए ठप्पा तो आपने ले लिया, ऐसा लगता है कि आपके जो इससे पहले विजय रूपाणी थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। अगर आप उन्हें 99 कह रहे हैं तो वो 100 नहीं रहे जिसकी अपेक्षा की जा रही थी। तो ये बैठे बिठाए तो आपने एक ऐसा ठप्पा ले लिया और ये एक मैसेज भी गया, विरोधी भी इसी तरीके से भुना रहे हैं कि आप काम नहीं कर पाए और इसका नतीजा है ये। हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि 2 टर्म की टोटल सर संपर्क टूट गया आपसे, दोबारा मैं आपके पास आती हूँ। राजेश सर, अगर आपने ये सवाल सुना हो तो आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए ये है, 2 बातें हैं आशा जी की। पहली बात तो यह है कि गुजरात की स्थिति थोड़ी सी अलग है, इसे हम उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या किसी अन्य राज्य से जोड़ के नहीं देख सकते। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, रोक रही हूँ थोड़ा सा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त। बड़ा प्रधान माननीय नरेंद्र भाई, हमारा अध्यक्ष श्री नड्डा साहेब, हमारा ગાંધીનગર લોક ક્ષેત્ર અને કેન્દ્રના ગૃહમંત્રી અને સહકારિતા મંત્રી માનનીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અને અમારી ગુજરાતની અમારા વડીલોએ જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે, CR પાટીલ સાહેબ અને એમની ટીમ અને માન્ય વિજયભાઈ અને એમની ટીમે જે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ બધાનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું, અને હર હંમેશ મારી ઉપર આશીર્વાદ માનનીય આનંદીબેનના રહ્યા છે અને એમના રહેશે। ગુજરાતના જે વિકાસના કામો છે એ અમે સંગઠન અને સરકાર બંને સાથે રહી અને જે અત્યાર સુધી ખૂબ સારા કામો થયા છે, છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચવાનો ખૂબ સારી રીતે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે। વધુમાં પણ જે કંઈ કામ બાકી હશે એ અમે પાછળ નવેસરથી પ્લાન કરી સંગઠન સાથે બેસી અને ખૂબ સારી રીતે આગળ વધાય એના માટેનો પ્રયત્ન। થેન્ક યુ। और मुझ पर पहले से ही आशीर्वाद रहा है और हमेशा रहेगा। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं, और गुजरात प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता माननीय CR पाटिल साहब और हमारे विजय भाई साहब की टीम का, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। मेरे पर जो विश्वास रखा है वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। ભૂપેન્દ્રભાઈ, તમને અણસાર હતો ગઈકાલ રાત્રે, આજ સવારે ઓલ ઓફ સડન આ કેવી રીતે થઈ ગયું? મને કોઈ અણસાર નતો, એ તો તમને બધાને ખબર પડી જ ગઈ હશે કે મને અણસાર હતો કે નહીં। તમે એવું કહ્યું કે મારી ઉપર આનંદીબેનના આશીર્વાદ છે અને રહેશે, એટલે તમને આનંદીબેન એ તો એમને મેં ખબર જ છે બધાને, એટલે એમાં કોઈ એવો ઇશ્યુ નહીં। પણ એમ નહીં, મારી વાત સાંભળો। ગઈકાલે કે સવારે તમને કોઈ ઇન્ડિકેશન આવ્યું હતું? પાર્ટીની એ પદ્ધતિ જ નથી, એટલે પાર્ટી જ્યારે। तो आप ये नए चेहरे गुजरात के जिन पर दायित्व दिया गया है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को आप सुन रहे थे। लेकिन मैं भूपेंद्र का ही रुख पहले कर लेती हूँ। भूपेंद्र बहुत सधे शब्दों में, ऐसा लगता है बड़ा संभल कर, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत संभल कर बस 2 टूक अपनी बात रखना चाहते हैं और उसके बाद शायद राजभवन भी जाना होगा। लेकिन क्या नजर आता है भूपेंद्र, जो कुछ उन्होंने कहा जरा बताइए भी, और क्या नजर आता है रुख आगे क्या रहने वाला है, कितना जोड़कर चल पाएंगे,
ये नाम कितना मजबूत साबित हो सकता है, 1 सालों में क्या बदलाव ला सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि हम पिछला चुनाव नहीं भूल सकते हैं जब 99 सीटें मिली थी, बहुत टफ फाइट थी। देखिए, यहाँ पर अगर मैं चुनाव की बात करूं तो पूरा दारोमदार जो है वो दो ही चेहरों पर होता है। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं अमित शाह। पिछली बार भी जब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की नाव जो है वो पार नहीं लग पाएगी, उसके बाद एक के बाद प्रधानमंत्री की सभाएं हुई और बीजेपी ने कहीं किसी तरह से अपनी साख बचा ली, 99 सीटें हासिल कर ली। तो अब की बार भी जब चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है कि जो बड़ा चेहरा होगा, जो मुख्य चेहरा होगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा। और यहाँ पे तमाम नेता कहते भी हैं कि गुजरात में एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो जब चुनाव लड़ा जाएगा तो उन्हीं के नाम पे लड़ा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हो जिसको लेकर कोई विवाद ना हो, जिसको लेकर कोई मनमुटाव ना हो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनके साथ असफलताओं का जो है ठीकरा उनके सर पे कोई फूटा जा रहा हो। तो इस तरह की कोई बात उनके साथ में नहीं होगी। और दूसरी बात, उन्होंने गुजराती में एक बात सही खास तौर पर कही कि आनंदीबेन पटेल का आशीर्वाद उन पर था और रहेगा। ये साफ तौर पर संकेत देता है कि किस तरह की लीडरशिप जो है वो आगे। आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात की राजनीति में बहुत ही कुशल शासक मानी गई। भले उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन उनके शासक की जो प्रक्रिया थी, उनके शासक की जो क्षमता थी, वो सब जानते हैं कि वो एक कुशल शासक के तौर पर जानी जाती थी। उनके निर्णय लेने की जो क्षमताएं थी वो भी अपने आप में सब जानते थे। उनको जो बागडोर सौंपी गई थी, हालांकि वरिष्ठ नेता भी थी, इतना भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक कुशल शासक थी, लेकिन बहुत वरिष्ठ नेता थी वो। और उनकी सीनेटरी को देखकर भी उन्हें कमान सौंपी गई थी। और भूपेंद्र, वजन किस बात का ज्यादा है, घाटलोदिया से चुनाव जीतने का या आनंदीबेन के करीबी होने का? देखिए, ये बात साफ तौर पर समझी जा सकती है कि उन्होंने खुद इस तरफ से इशारा कर दिया कि आनंदीबेन पटेल का आशीर्वाद उन पर था और रहेगा। तो ये किस बात का वजन ज्यादा पड़ा है, आप कुछ समझ सकती हैं। पाटीदार चेहरा चाहिए था, निर्विवाद चेहरा चाहिए था, ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी कोई चर्चा ना हो, जिसके साथ कोई विवाद ना हो। और भूपेंद्र भाई पटेल जो कि इतनी बड़ी मार्जिन से जीते थे, जिनको राजनीति का अनुभव भी है इतने सालों का, भले ही शासन करने का अनुभव ना हो, लेकिन राजनीति का अनुभव है। और शासन जो है वो हर कोई पहली बार आता है। विजय रूपाणी भी जब आए थे तो वो भी पहली बार नए थे, और इस बार भूपेंद्र भाई पटेल ने कमाल सवाल। देवेंद्र सर, आपको जोड़ते हुए मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या सर ये चेहरा होगा, आपको ये चुनाव की तैयारी के तहत इस चेहरे का डिक्लेरेशन ज्यादा नजर आता है या फिर पाटीदारों को मनाने के तहत? नहीं, इससे बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए गए हैं। पाटीदारों को जो नाराज थे उनको राजी करने का भी एक प्रयास हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी इनकी जो जी फिर से संपर्क सर आपसे टूट गया है। राजेश, क्या ये चेहरा होंगे या फिर अभी नाराजगी भी दूर कर ली जाए और बाद में चुनाव जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा? देखिए, मैंने अभी जो बात कह रहे थे कि गुजरात का जो मामला है, गुजरात में देवेंद्र सर आपसे संपर्क टूट गया था, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। राजेश बादल जी अपना स्टेटमेंट पूरा कर लें। जी तो गुजरात में चेहरा तो सिर्फ एक ही है और वो नरेंद्र मोदी हैं। सहयोगी के तौर पर अमित शाह भी हैं। हाँ। लेकिन जब तक ये दोनों चेहरे, बड़े चेहरे केंद्र में ताकतवर भूमिका में हैं, तो गुजरात में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा अगले चुनाव में सामने रख के चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जब भी चुनाव लड़ा जाएगा वो नरेंद्र मोदी का चेहरा ही सामने रखा जाएगा। एक हद तक ये नुकसानदायक भी है बात पार्टी के लिए, क्योंकि विजय रूपाणी के लिए और आनंदीबेन के लिए भी बीच में कहा गया कि वो कमजोर नेतृत्व उनका रहा और वो नेतृत्व ढंग से नहीं दे पाए। क्योंकि जिस राज्य से नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो, जो 3 दफे मुख्यमंत्री रहा हो, तो गुजरात की हर गतिविधि पर केंद्र की पल पल पे नजर थी। ऐसे में कोई भी मुख्यमंत्री बहुत सक्षम और बहुत स्वतंत्र होकर कोई फैसले नहीं ले सकता, और ऐसा ही आदमी उनको चाहिए था जो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के अनुसार काम कर सके, और भूपेंद्र पटेल उस पैमाने पर खरे बैठते। ठीक है देवेंद्र सर, अब अपनी बात पूरी कीजिए। संपर्क बार बार हालांकि बीच में टूट रहा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसमें बहुत सारे पर्पस को सॉल्व कर दिए गए हैं। सबसे पहली बात कि गुजरात में जो 1.5 करोड़ कड़वा पाटीदार है जिनकी नाराजगी थी, उनको संतुष्ट कर दिया गया है, नंबर 1। दूसरा, ये भी अगले साल गुजरात में इलेक्शन आने वाले हैं। विजय रूपाणी जी ने 2 टर्म मिला के अप्रोक्सीमेटली 5 साल तक उन्होंने शासन गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर किया। इसमें उनके सामने बहुत बड़ी एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी, खास करके कोरोना के काल में जो ऑक्सीजन की कमी हुई और बहुत सारे लोग की मृत्यु भी हुई और बहुत सारी समस्याएं हुई। फिर
मंत्रियों का अधिकारी भी मानते नहीं थे। बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे सरकार ने जो सरकार ने लिए और सरकार ने खुद ने बदल दिए। मतलब कि कोई पता नहीं चलता था कि आज जो डिसीजन लिया है सरकार ने वो 2 महीने के बाद वो रहेगा कि नहीं। ये सब समस्याएं थी। तीसरी बात थी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट के बीच में, मतलब कि उनके बीच में भी कुछ अच्छा संतुलन नहीं था। जी जी। इसलिए उन्होंने एक भूपेंद्र भाई पटेल को पसंद किया। ये एकदम इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र भाई पटेल एक अजात शत्रु है और सौम्य पर्सनालिटी है और क्लीन स्लेट है। मान लो वो 5 साल से वो भी राज करते होते तो उनके सामने भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी, लेकिन अभी तो 1 साल है, अभी तो कोई बड़े डिसीजन लेना ही नहीं है। तो अभी तो एक फ्रेश चेहरा लेके और नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे को लेकर गुजरात के में इलेक्शन में जाना है। तो मेरे ख्याल से एक गुजरात में आने वाले इलेक्शन को देखते हुए डिसीजन लिया है। और दूसरा कि गुजरात का इलेक्शन अगले साल जब आने वाला है तो उसको अच्छी तरह से जीतना भी है। लास्ट टाइम जो इलेक्शन था उसमें कांग्रेस भी जीतने के बहुत करीब थी, सरकार बनाने के बहुत करीब थी। बहुत कम एमएलए उनको रह गए थे। अगर 8-10 ज्यादा एमएलए आ जाते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। और अभी ये रिस्क हाईकमांड लेना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने एक क्लीन स्लेट वाले व्यक्ति को पसंद कर दिया और चेहरा तो उनका। और दूसरा कि गुजरात एक मॉडल स्टेट है। अगर गुजरात में बीजेपी हार जाती है या इसकी सीटें कम होती है तो इसमें प्रेस्टीज का इश्यूज प्राइम मिनिस्टर के लिए और अमित शाह हिंदुस्तान के बहुत बड़े सबसे बड़े 2 नेताओं के लिए भी इसकी इफेक्ट हो जाती है। इसीलिए हाईकमान या प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह ऐसा कोई चांस लेना नहीं चाहते थे कि गुजरात का जो मॉडल है वो इलेक्शन की वजह से वो बर्बाद हो जाए या गुजरात में बीजेपी। तो मतलब तमाम समीकरणों पर यह चेहरा बिल्कुल फिट बैठता है और ऐसे में डिसीजन बिल्कुल सही अभी नजर आता है। मैं कुमार गौरव को भी जोड़ना चाहती हूं, दिल्ली से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, पुष्कर सिंह धामी का चुनाव मुझे याद है जैसे उनका नाम डिक्लेयर हुआ था उसके अगले दिन या कुछ ही घंटों के भीतर ये कहा जाने लगा था बिल्कुल इस चेहरे के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी क्या ये सवाल पूछना ही जल्दबाजी होगा कि क्या बिल्कुल यही चीज घाट लोदिया से जो चुनकर आए हैं देवेंद्र जी इनके ऊपर भी, भूपेंद्र जी इनके ऊपर भी लागू होती है? ये भी चेहरा होंगे क्या? देखिए बिल्कुल भूपेंद्र भाई के सिलेक्शन के पीछे की मंशा यही है कि चुनाव में अब लंबा वक्त नहीं बचा है। जहां तक बीजेपी में अगर चुनाव लड़ने की बात की जाए तो समग्र नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, यानी किसी को नाराज नहीं करते हैं। सबको लगता है कि चुनाव के बाद मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, तो ये एक मैसेज जाता है समग्र नेतृत्व का। लेकिन जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात में एक चीज़ आप आज ये मान लीजिए, ये पक्का है कि ऐसी कोई खबर नहीं आएगी कि चुनाव के बाद हम नया मुख्यमंत्री तय करेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हमारे पास मुख्यमंत्री है उनके चेहरे पर लड़ रहे हैं। वैसे भी गुजरात में अमित भाई शाह और नरेंद्र मोदी 2 मुख्य चेहरे हैं जिनको आगे रखकर चुनाव लड़ा जाता है। और एक तरीके से आप ये मानकर चलिए कि गुजरात में मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा भले ही कोई ना हो, तस्वीर नरेंद्र मोदी की ही होती है। तो ऐसे में गुजरात के नेतृत्व में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित भाई का चेहरा आगे होता है। मुख्यमंत्री जो भी हो उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 4 साल का नेतृत्व जो लगभग रहा पुराने सीएम का, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी थी, सरकार विरोधी जो लहर होती है 4 साल में, जो उन्होंने किया या नहीं किया जिससे लोग नाराज थे, खुश थे, उसको धोने का काम बीजेपी ने भूपेंद्र भाई को लाकर जरूर कर दिया। और आने वाले वक्त में इस चीज़ पर बिल्कुल चर्चा नहीं होगी और सीधा सीधा ये गुजरात के मुद्दे पर कहा जाएगा कि समग्र नेतृत्व में सबको साथ लेकर सभी के नेतृत्व में हम वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। सामने चेहरा नरेंद्र मोदी का होगा। और मैं राजेश बादल जी को जोड़ना चाहती हूँ। सर, बंगाल चुनाव याद कीजिए। जी कुमार, बने रहिएगा। कुमार, वापस आपके पास आती हूँ। राजेश बादल जी, बंगाल चुनाव याद कीजिए, वहां पर चेहरा नहीं था बीजेपी के पास और कहा गया जो मतलब 300 पार का दावा किया जाता था, इतना बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि चेहरा ही नहीं था। यहां तो पता था सीएम है। अगर मैं यूपी को भी कंपेयर करूं, यूपी में भी हमें पता, अगर आज बीजेपी खुद को मजबूत समझती है तो उसका एक बड़ा कारण वो चेहरा है योगी आदित्यनाथ का जो वहां पर है, क्योंकि वहां की जनता को पता है कि हम किसको चूज करने जा रहे हैं, कौन आगे लीड करेगा। लेकिन गुजरात की जब हम बात करते हैं तो क्या ये सवाल मायने नहीं रखता वहां की जनता में? क्योंकि हम तो ये भी कहते हैं ना कि ये आज की जनता बहुत समझदार है। वो चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, दोनों को अलग अलग रखकर अपना फैसला लेना जानती है।
देखिए, बंगाल और उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है, उसमें वहां के लोग ये जानते हैं कि चूंकि चेहरा नहीं है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां शासन करने आ जाएंगे या वहां मुख्यमंत्री के रूप में आ जाएंगे। लेकिन गुजरात के मामले में गुजरात के मतदाताओं के बीच में ये भरोसा बना रह सकता है कि भले ही भूपेंद्र पटेल कितने ही निर्विवाद हों, और 1 साल का समय किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो ये डैमेज कंट्रोल कवायद है। चेहरा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ही रहेगा, लेकिन कितना वो अपना नुकसान रोक सकते हैं ये देखने वाली बात है। अब इस स्थिति में गुजरात में चेहरा हो या चेहरा नहीं हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप याद रखिए कि जब पिछली बार 99 पर आंकड़ा जाकर के ठहरा था, तब भी दोनों ये कद्दावर चेहरे थे वहां पे। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय स्तर पर कोरोना के बाद कारोबार का जिस तरह से नुकसान हुआ है, लोगों के को और आर्थिक जिस तरह से झटके लगे हैं, कई तरीके से जो सिस्टम था गुजरात का उसकी फेल्योर उजागर हुई है, वो 1-2 दिन में लोग भूलने वाले नहीं हैं। तो अभी भी कोई बहुत आसान भारतीय जनता पार्टी के लिए है नहीं कि गुजरात का रण, कच्छ का रण वो जीत सकते हैं, गुजरात का रण जीत। बिल्कुल, और वो जैन और बनिया समुदाय, देवेंद्र सर, जैन और बनिया समुदाय जिसको लीड करते हैं विजय रूपाणी, क्या उनकी नाराजगी मैटर नहीं करती? क्या उसमें एक नाराजगी का भाव नहीं जाएगा? अपने पाटीदारों को तो मना लिया, लेकिन अगर उनकी नाराजगी होती है विजय रूपाणी को हटाने की वजह से, तो क्या वो बड़ा फैक्टर नहीं होगा? मेरे ख्याल से पाटीदारों की नाराजगी तो वैसे ही खत्म हो गई है अभी, क्योंकि एक पाटीदार को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर वो पाटीदारों की जो 1.5 करोड़ पाटीदारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ वापस ले ली है। और मैं इसमें मेरे अगले वक्ता ने कहा, इसमें भी थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल और गुजरात की एक पैटर्न अलग है। आप गुजरात में या बिहार में या यूपी में जो भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं वो पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति जैसे महाराष्ट्र की अलग है, कर्नाटक की अलग है, गुजरात की अलग है, पंजाब की अलग है, या वैसे पश्चिम बंगाल की अलग है। तो वहां पर एक आपने देखा होगा कि जो नेताओं ने जो प्रवचन किए, इसमें ममता बनर्जी पर जिस प्रकार के उनके शब्द इस्तेमाल किए गए थे, उससे पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने अपनी बंगाल की अस्मिता का प्रश्न बना दिया था। और वो इसीलिए जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, एकला चलो रे, तो इसी प्रकार वही तो वैसे गुजरात की एक अपनी एक अस्मिता अलग है। विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, वैसे वो सौम्य पर्सनालिटी थे, उनके सामने व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं थे, वो काम करने के ही वॉज इजीली अप्रोचेबल, कोई भी आदमी उनको ठीक से मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम था गुजरात की बाबूशाही का। गुजरात में मंत्रियों की बात भी कुछ बाबू नहीं मानते थे, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। और मान लो कि मंत्री ने कुछ कहा और बाबूजी कुछ और कर रहे हैं, तो अभी ये बात खत्म करनी पड़ेगी। और अगर भूपेंद्र भाई नहीं करेंगे तो उनको भी तकलीफ होगी, लेकिन उनके पास सिर्फ 1 ही साल है और 1 साल में तो उनको सिर्फ इलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। और वो खुद एक सौम्य पर्सनालिटी है, इसीलिए मैं मानता हूं कि विजय रूपाणी जी को आज मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, शायद उनको भी एक अच्छा स्थान दिया जाएगा, क्योंकि वो एक जैन कम्युनिटी से आते हैं। और चेहरे जरूर बदल गए हैं, पर्सनालिटीज में अंतर नहीं है, और गुजरात उसी ढर्रे पर चलेगा जैसा कि चल रहा था। इससे अपेक्षाएं लेकिन बहुत ज्यादा हैं कि इसे एक चेहरे के बदलने से मजबूती बड़ी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। और ये वो चेहरा, आज का चेहरा जिसे कहा जा सकता है, ये चेहरा है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल का। थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए और कहा जो उन्होंने, वो ये कि मैं आभार व्यक्त करता हूं अमित शाह का, नरेंद्र भाई का, जेपी नड्डा जी का, और मेरे साथ आनंदी बेन पटेल, उनका आशीर्वाद भी लगातार। लेकिन अब बड़ा सवाल, गुजरात के ये नए सरदार आखिर कितने असरदार? लगभग 1 सालों का वक्त है, नवंबर दिसंबर में अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन पहले ही समझना शुरू हो जाएगा जब इनके फैसले सामने आएंगे। अब चेहरे कौन कौन से होते हैं मंत्रिमंडल में शामिल, क्या नए चेहरों को मौका दिया जाता है, क्या पत्ते भी कटेंगे, ये भी देखना होगा। बहरहाल अभी फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, और भूपेंद्र आपका भी, कुमार गौरव आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।